वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस 4 विद कोर कंसेप्ट, जिसमें सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या पैरा जंबल्स की बात करने जा रहे हैं। यकीन मानिए सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई पैसेज के बाद सेकंड नंबर पे आता है इंग्लिश में किसी भी एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव लेवल पर, वो होता है रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल। इस वजह से होता है क्योंकि पैरा जंबल में एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सेंटेंस को रीअरेंज करके एक असॉर्टेड मैनर में रखना होता है, इस प्रकार की एक मीनिंगफुल पैराग्राफ छोटा सा बन जाए जिसका प्रॉपर एक मीनिंग निकले। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सा रीअरेंजमेंट करते समय, कौन सा पैरा जंबल सॉल्व करते समय सेंटेंस का एक्चुअल सीक्वेंस सबसे बेहतर कौन सा रहा होगा। क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करना है तो कई तरीके से बोला जा सकता है। कोई बात पहले, कोई बात बाद में बोली जा सकती है। ये बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन होता क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर जब आपसे रीअरेंजमेंट करने को कहा जाता है तब सबसे बेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन जो होता है वही आंसर के लिए एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन 4 में कोर कंसेप्ट्स में रीअरेंजमेंट को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों से हम रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है। फर्स्ट, सेंटेंस ए, बी, सी, डी, जिसके लिए ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है, बी है और डी है। देखिए ये भी ऑप्शंस देख रहे हैं आपकी किसी एक ऑर्डर में नहीं दिए गए हैं। ए के बाद सी, सी के बाद ई, ई के बाद बी, बी के बाद डी। मतलब सेंटेंस जो है रीअरेंज तो करना है और उसके ऑप्शंस को भी एक तरह से रीअरेंज करते हुए देखना है, रीअरेंज के नजरिए से देखना है और आंसर डिसाइड करना है। क्योंकि ए के बाद आप नॉर्मली बी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सी है, फिर ई है, फिर बी है, फिर डी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनका मीनिंग्स देख लेते हैं। पहले वाले में देखिए, रिकवरी वॉज गिवन inadequate attention and consequently some bank branches regularly incurred heavy losses and their parent bodies had to bail them out। सेंटेंस कह रहा है रिकवरी करना, मतलब किसी चीज को जो खो गई है उसे वापस प्राप्त करने को हम कहते हैं रिकवरी। रिकवरी इलनेस से मतलब बीमारी से उठना भी रिकवरी करना होता है। रिकवर करना मतलब वहां से हील होकर के सही स्थिति में, बीमारी की स्थिति से सही स्थिति में, हेल्थी होने की स्थिति में, हेल्थ होने की स्थिति में या हेल्दी होने की स्थिति में पहुंच जाना। ठीक है, तो रिकवरी मतलब पुनः प्राप्त करना, नुकसान से जो चीजें हुई हैं उनकी भरपाई करना। रिकवरी जो है वो इनएडुकेट थी, मतलब प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जा गया था। रिकवरी वॉज गिवन इनएडुकेट अटेंशन, क्योंकि रिकवरी करना जो है पैसे के मुकाबले में अगर कहा जाए तो नहीं रिकवरी हो पा रही थी, वापस वसूली नहीं हो पा रही थी, उसे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। इनएडुकेट मतलब इनसफिशिएंट, ध्यान नहीं दिया गया। और कॉन्सिक्वेंटली और अंततः क्या हुआ कि बैंक की ब्रांचेस जो थी रेगुलरली उनमें इनकर होने लगा, मतलब घटित होने लगा। बहुत हैवी लॉसेस, बहुत बड़े बड़े नुकसान बैंक को झेलने पड़ गए, बहुत सारे लॉसेस होने पड़े क्योंकि बैंक ने जो लोन वोन दिया होगा उसकी रिकवरी हो नहीं पाई। तो इस वजह से बैंक की ब्रांचेस को बहुत बड़े लॉस या नुकसान झेलने पड़े, वो भी रेगुलर बेस पे। और एंड देयर पेरेंट बॉडीज हैड टू बेल देम आउट, और उनकी जो पेरेंट बॉडीज थी, मतलब जिन बैंक्स के लिए जो पेरेंट बॉडी होता है, उनका जो मदर ब्रांच होती है, जो मेन ब्रांच होती है, जहां से उसका सारा संचालन चलता है बैंक का, उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी को, उनको मदद आर्थिक देनी पड़ी और उन्हें समस्या से निकालने के लिए हेल्प करनी पड़ गई। ठीक है, असिस्ट करना पड़ गया, सपोर्ट करना पड़ गया। ये अंदाजन सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है जो मैंने आपको बताया है समझने के लेवल पर। ठीक है, अब देखिए बी सेंटेंस क्या कह रहा है। एज अ रिजल्ट बैंक्स इंडल्ज इन extensive lending to borrowers who had little or no potential to make repayments।
एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, हिंदी में जो बोलते हैं परिणाम स्वरूप, इंग्लिश में क्या होता है एज अ रिजल्ट। इस रिजल्ट के वजह से या ऐसे इसके परिणाम के स्वरूप क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि बैंक ऐसे एक्सटेंसिव लैंडिंग देने लगे, मतलब पैसा देने लगे, बहुत बेतहाशा लोन देने लगे बोरोवर्स को, मतलब उधार लेने वाले लोगों को, जिनके पास या तो बहुत कम और या फिर बिल्कुल भी पोटेंशियल मतलब सामर्थ्य नहीं था वापस पेमेंट करने के लिए। इस बात का रिजल्ट ये हुआ कि बैंक ऐसे लोगों को पैसा देने लगा, ऐसे उधार वाले लोग जो लेने के लिए आते थे, लोन लेने के लिए आते थे, उन्हें पैसे देने लगा, जिनकी या तो वापस उधार करने की, जो लोन लिया है उसे वापस चुकाने की जो सामर्थ्य शक्ति थी वो या तो बहुत कम थी और या थी ही नहीं। ठीक है, इसका रिजल्ट ये हुआ। तो जाहिर सी बात है किस चीज का रिजल्ट हुआ, इस सेंटेंस के पहले एक सेंटेंस आने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। ये किसी चीज का रिजल्ट बता रहा है, तो बी वाले सेंटेंस जिसमें पहला सेंटेंस होगा उसके फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। देखिए किस में है, ए वाले में है और देखिए किस वाले में है, डी वाले में है। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट किससे हो रहा है, बी से, तो इन दोनों के आंसर होने की संभावना पहले ही कम हो गई। देखिए अभी हमने पूरा रीअरेंजमेंट भी एक्सप्लेन नहीं किया है और पहले ही आंसर का अंदाजा मैंने आपको दे दिया कि ये दोनों के आंसर होने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर हो गई, क्योंकि दोनों किससे शुरू हो रहे हैं, बी से शुरू हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए सी, टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स laid down by the masters of nationalization, banks were asked to lend to identified priority sectors। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब उनको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन, जो कि मास्टर्स ऑफ नेशनलाइजेशन जिन्होंने किया था बैंक का, उनके द्वारा ले डाउन किए गए थे। ऐसे कुछ नियम बनाए गए थे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे कि बैंक भाई सोसाइटी को अलग अलग तरीके से लोन दे ताकि दुनिया का, देश का, सोसाइटी का, समाज का विकास हो। लोग अलग अलग लोन लेंगे, पेमेंट करेंगे तो बैंक की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और साथ में लोग भी अपना कुछ कारोबार करेंगे, मिल्स लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो समाज का उत्थान होगा। तो ये जो बैंक के मास्टर्स ने जिन्होंने नेशनलाइजेशन बैंक का किया था, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल डाउन करने के लिए जो रखे थे कि इनको इस तरह से करना है, बैंक जो है, कहा गया था बैंक से कि वो आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं, जो प्राथमिक सेक्टर्स हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, उनको बैंक जो है पैसा दे, लोन दे। ठीक, यहां पर ये कहा गया है। अब फुलफिल करने के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, तो ये सेंटेंस ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये बता रहा है मकसद, मतलब पर्पस, और पर्पस बताने वाली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये पूरे रीअरेंजमेंट को एक दिशा निर्देश दे रहा है। इसलिए इस सेंटेंस के फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं कुछ हद तक, जो कि देखिए किस में आया है, सी और ई ऑप्शन में आया है, यहां पर और यहां पर। ठीक, देखिए हमने अंदाजा दिया है, हो भी सकता है नहीं भी, अभी बेसिक आइडिया हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या कहता है, 1992 या 93 रिजल्ट्स जो थे, उन्होंने दिखाया दैट द लॉस मेकिंग ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 10,000 टू 13,000 and the quantum of losses showed at as 3,361 crores। कह रहा है कि 1992 और 93 के साल में क्या हुआ कि रिजल्ट्स ने ये बताया कि जो नुकसान हुआ ब्रांचेस का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो बढ़ करके 1,000 से 13,000 पहुंच गया। और क्वांटम मतलब वॉल्यूम में अगर देखा जाए कि किस हद तक हुआ, तो लॉसेस जो है वो 3,361 करोड़ का हुआ नुकसान। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर बैंक ऐसे लोगों को, ऐसे सेक्टर्स के लोगों को लोन देगा, बोरो देगा, पैसा देगा, बोरो करेगा, मनी उनको देगा, मदद करेगा पैसे की, जो वापस ही नहीं कर पाएंगे या बिल्कुल बहुत कम कैपेसिटी से वापस कर पाएंगे, तो बैंक को नुकसान तो होना लाजमी है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बेस पर ये डेटा बता रहा है रिजल्ट, तो ये रिजल्ट बताने वाले सेंटेंस के लास्ट स्टेटमेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसकी लास्ट स्टेटमेंट होने की संभावना या तो यहां पर आ रही है और यहां पर जो है, या फिर किसी और में नहीं आ रही है। इसलिए
ये सी वाला सेंटेंस भी फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट कुछ हद तक टैली कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया और अब हम आते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं कि आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। चलिए चलते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन क्या निकला, सी वाला ऑप्शन। जैसा मैंने बताया था बिल्कुल उन्हीं बातों को फेवर करते हुए आंसर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले है सी वाला सेंटेंस, वो क्या कह रहा है, ये क्या बता रहा है, ऑब्जेक्टिव या क्या बता रहा है, पर्पस, ठीक है। कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो थे भाई, समाज के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव्स, जो पर्पस बताया गया था, जो मोटिवेशन था, जो मोटिव था, उसे जो लेड डाउन किया गया था मास्टर्स ऑफ नेशनलाइजेशन के द्वारा, उनको पूरा करने के लिए बैंक्स से कहा गया कि भाई आप पैसा जो है आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी सेक्टर्स को पैसा देना शुरू करिए। जब पैसा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसका रिजल्ट, इस पॉइंट का रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट बैंक जो है एक्सटेंसिव लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया, बहुत बड़े लेवल पे, एक्सटेंसिव लेवल पे बैंक ने इंडल्ज हो गया, बैंक जो है पैसा देने के लिए, उधार देने के लिए बोरोवर्स को, जो लोग उधार लेने के लिए आए थे, लोन लेने के लिए वो, और ऐसे लोगों को जो या तो बिल्कुल नहीं पोटेंशियल था जिनके अंदर वापस रीपेमेंट्स करने का, और या फिर बहुत कम सामर्थ्य था कि वो बैंक से लिया गया उधार जो है लोन वो वापस कर सकें, ठीक। अब जब इसके बाद ये आ गया बी वाला, फिर आया ए वाला सेंटेंस जो ये कह रहा है कि रिकवरी जो थी वो इनएडुकेट अटेंशन थी, वापस जो वसूली बैंक करेगा, जो पैसा देगा उस पर जो ब्याज दर के साथ जो वापस लेगा पैसा, वो रिकवरी वापस हो नहीं पाई। और इस तरह से क्या हुआ, कई बैंक की ब्रांचेस थी जिनमें बहुत हैवी लॉसेस और नुकसान हुआ, और आखिरी में उनकी पेरेंट जो कंपनियां थी उनको उन्हें बेल आउट करना पड़ा, मतलब पैसे से मदद करनी पड़ी उस कर्जे से बाहर आने के लिए, जो कर्जा उन्होंने लोगों को तो दिया लेकिन वापस वसूल रिकवर नहीं कर पाए। अब इसके बाद ए वाले स्टेटमेंट के बाद डी वाला बनता है, जो फाइनली ये बताता है कि 1992 और 93 में रिजल्ट्स दिखाते हैं कि जो ब्रांचेस थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उनका नुकसान जो है वो 10,000 से 13,000 के आसपास पहुंच गया, जो वॉल्यूम में अगर बताया जाए तो 3,361 करोड़ का नुकसान जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों को पैसा दे दिया गया जिनको पैसा तो दिया गया लेकिन वो वापस करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से रीअरेंजमेंट को जब भी सॉल्व करें तो ध्यान रखिएगा किसने कहा, क्या कहा और क्या रिजल्ट हुआ, कॉज एंड इफेक्ट को बैलेंस करेंगे तो आप सही से इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीअरेंजमेंट वाला ही पार्ट है, क्योंकि रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इस बार हमने रीअरेंजमेंट को वैल्यू दी है आज के सेशन में, ठीक है। देखिए मैं स्लो चल रहा हूं, हो सकता है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ना कवर हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चन कवर हो उसका डिटेल आंसर आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, ए बी सी और डी, ठीक, ए बी सी ई और डी। तो देखिए इसमें भी ए बी सी डी ई ही है, लेकिन वो भी शफल करा गया है, क्योंकि जितने भी तरीके के एग्जामिनेशंस होते हैं कई जगहों पे पेपर को टफ करने के लिए जो ऑर्डर होता है उसे भी मिसप्लेस कर दिया जाता है, ताकि आप आंसर डिसाइड करते समय जो है जब मार्क करें उसको ऑनलाइन एग्जाम में जरा सा आपका ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, ए सेंटेंस क्या कह रहा है, हाउ एवर different rules and governments dealt with the different groups in a compartmentalization manner, ठीक है। अलग अलग, वह बात अलग है, however का मतलब है वह बात अलग है, ये एक ऐसा कंजंक्शन है, इसके पहले वाला सेंटेंस इसके बाद वाले सेंटेंस का जस्ट उल्टा रहता है, ध्यान रखिएगा। और कंजंक्शन से शुरू होने वाले वाक्यों का पहले सेंटेंस के रूप में आंसर होना की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है, ये हम आपको यही बता दे रहे हैं, ठीक है। ये ग्रामर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। कई रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्रामर भी मदद करती है सॉल्व करने के लिए उन्हें, क्योंकि कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन जोड़ने वाला वर्ड होता है वाक्यों को, अगर जोड़ने वाला वर्ड जो है सेंटेंस का पहला वर्ड होगा तो उसके पहले एक सेंटेंस की संभावना होगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए वाले सेंटेंस के फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो तुरंत कैंसिल हो गया, अभी तो हमने सॉल्व करना भी नहीं शुरू किया है, देखिए, और ये कैंसिल हो गया। चलिए वापिस आते हैं इस पे।
फिर भी के अलावा के बावजूद अलग अलग रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, डेल्ट विद डिफरेंट ग्रुप्स, जो डिफरेंट तरीके के ग्रुप से डील करने के लिए एक कंपार्टमेंटलाइजेशन मैनर में। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब कंपार्टमेंट से बना है, मतलब अलग अलग हिस्सों में, खांचे जो होते हैं कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप से डील करने के लिए गवर्नमेंट के रूल्स बनाए गए हैं एक कंपार्टमेंटलाइजेशन मैनर में, मतलब अलग अलग व्यवस्थित तरीके से अलग अलग ग्रुप से डील करने के, उनसे डील करने की जो तरीका है ये गवर्नमेंट के रूल्स में बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी सेंटेंस क्या कह रहा है, वेरियस सिचुएशंस एंड पोटेंशियल चेंजेस हैव टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 3.5 सेंचुरीज। बहुत प्रकार की सिचुएशंस और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक चेंजेस, बदलाव आए हैं जो है पिछले 3.5 सेंचुरीज में, मतलब 350 सालों में पिछले बहुत प्रकार के पॉलिटिकल और वेरियस सिचुएशंस आई हैं जो अलग अलग चेंजेस लाई हैं, ठीक। अब ये चेंजेस की बात कर रहा है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से चेंजेस होंगे, इसलिए इस सेंटेंस के पहले भी एक स्टेटमेंट की थोड़ी बहुत संभावना हो रही है, लेकिन ये शुरुआत करने वाला भी हो सकता है जो बी वाला सेंटेंस यहां पर दिया गया है और ई और ए में दिया गया है, ठीक। चलिए इससे भी बेहतर कोई अगर है तो उस पर हम अभी ध्यान पे लाएंगे, देखते हैं। सी वाला सेंटेंस क्या कहता है, दिस टेंडेंसी रिजल्टेड इन अ डीपली embedded fragmented South African society which became even more prominent in the period 1948 until the commencement of new constitution on May 10th 1994। ये टेंडेंसी जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, डीपली एम्बेडेड फ्रेगमेंटेड साउथ अफ्रीकन सोसाइटी, मतलब बहुत डीपली एम्बेडेड फ्रेगमेंटेड मतलब अलग अलग हिस्सों में बटी हुई साउथ अफ्रीकन सोसाइटी इस बात की वजह से हुआ। अब देखिए कौन सी बात की वजह से हुआ ये हमें नहीं पता है, इसका मतलब दिस दैट से शुरू होने वाले सेंटेंस के फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादातर कम होते हैं जब वो किसी सेंटेंस में किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। तो इस वजह से सी वाला सेंटेंस से शुरू होने वाले सेंटेंस के फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस काफी कम हो गए हैं, मतलब ये ऑप्शन भी यहीं पर कैंसिल कर देते हैं काफी हद तक। तो अब जो बचता है वो है बी, डी या फिर बी, ठीक है। तो यहां पर देखिए दो बी से शुरू हो रहे हैं और एक डी से शुरू हो रहा है, तो अब इन्हीं में लड़ाई चलेगी कि कौन सा आंसर हो सकता है पहला स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है। तो कह रहा है कि ये टेंडेंसी रिजल्ट हुई इस वजह से क्या हुआ, बहुत हिस्सों में डिवाइडेड साउथ अफ्रीकन सोसाइटी हो गई जो कि और ज्यादा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट हो गई इन पीरियड 1948 में, जब तक कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग, कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग होना नए कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं हुआ जो मई 10 1994 को था, ठीक है। तो देखिए यहां तक आपको आइडिया मैंने बता दिया किस तरह से होगा। अब इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, साउथ अफ्रीका इज अ racially divided society since the first European settlers arrived in 1652। कह रहा साउथ अफ्रीका जो थी वो एक रेशियल डिवाइडेड मतलब रेसेस मतलब प्रजातियों के हिसाब से डिवाइडेड सोसाइटी थी। फर्स्ट यूरोपियन सेटलर्स जब वहां आके रहने लगे थे 1652 में, तब से, ठीक है। मतलब वहां जो रंग भेद था वो शुरुआत से था, जब से पहले सेटलर्स आकर के वहां पर सेटल हुए होंगे कॉन्टिनेंट में, तब से ये एक रेसिली मतलब रेसेस से रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हैं प्रजातियों से रिलेटेड डिवाइडेड सोसाइटी थी, जो अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जाती थी या नहीं दी जाती, ठीक। अब देखिए यहां पर साउथ अफ्रीका क्या है, प्रॉपर नाउन है, हमें नहीं भूलना चाहिए, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से शुरू होने वाले सेंटेंस के फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करता है रीअरेंजमेंट में। तो इस तर्क से इस सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो अब देखिए हमने एक बेसिक आइडिया आपके सामने रख दिया, क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं कि एक्चुअल में कौन सा निकला और कौन सा सबसे बेहतरीन आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था बिल्कुल वैसे ही उन बातों को फॉलो करते हुए साउथ अफ्रीका के बारे में कहा गया है प्रॉपर नाउन है, ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है पूरी बात को कि साउथ अफ्रीका जो है रेशियली डिवाइडेड सोसाइटी थी जब पहली बार यूरोपियन सेटलर्स वहां के रहने लगे 1652 में। सेंटेंस डी मतलब बी वाला ऑप्शन। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है बी वाला, वेरियस सिचुएशंस और पॉलिटिकल चेंजेस आए तब से जो है पिछले 350 सालों में। ये पॉलिटिकल चेंजेस और वेरियस सिचुएशंस क्यों आई,
क्योंकि जब वो बसा अलग अलग लोग तरीके के प्रजातियां थी तो इसके बेस पर उठापटक हुई होगी, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल और अलग अलग सिचुएशंस आई। अब सिचुएशंस के बाद ये आया सेंटेंस ए, जो कह रहा है वो बात अलग है कि अलग रूलर्स गवर्नमेंट थे जिन्होंने अलग अलग तरीके ग्रुप से अलग अलग कैटेगराइज मैनर में अलग अलग ग्रुप से डील करने के तरीके निकाले, क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग होती गई, रूल नियम कानून अलग अलग होते गए और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के प्रजातियों से या वहां के लोगों से ग्रुप से डील करने के तरीके एक के बाद एक निकालते चले गए। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कैटेगराइज मैनर में, भाई जो कैटेगरी की समस्या उस कैटेगरी की समस्या का उस कैटेगरी का समाधान निकाला गया। ठीक, अब ए वाले स्टेटमेंट के बाद फिर सी आता है, ये टेंडेंसी मतलब जिस तरह से रूलर्स ने गवर्नमेंट ने अलग अलग ग्रुप से अलग अलग तरीके से डील किया, ये टेंडेंसी रिजल्ट हुई कि जो फाइनली एम्बेडेड मतलब जो इंस्टॉलेशन हुआ फ्रेगमेंटेड साउथ अफ्रीकन सोसाइटी का मतलब अलग अलग लोगों से सिचुएशन से ग्रुप से डील जब अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट ने किया तो फ्रेगमेंट हो गया, साउथ अफ्रीकन सोसाइटी अलग अलग हिस्सों में बदल गई। ठीक है, जो कि इवन मोर प्रोमिनेंट थे 1948 समय तक, इस सन तक थे बहुत प्रोमिनेंट थे, और जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 10 मई 1994 में तब तक। ठीक है, तो देखिए यहां पर सेंटेंस में रिजल्टेड वर्ड जो आया है जिसने इसको कंपाइल कर दिया, क्योंकि ये कंपाइलर था, ध्यान रखिएगा, रिजल्टेड है, फाइनली है, इन द एंड, ये शब्द जिन वाक्यों में आते हैं उन वाक्यों के आखिरी सेंटेंस होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि वो कंपाइलर होते हैं, मतलब पूरी चीज को सम अप करने का काम करते हैं। तो इसके बेस पर देखिए सबसे बेहतर आंसर बी वाला ऑप्शन निकला। ठीक है, तो आई होप ये डिटेल में आपको जो बताया गया आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो आज का दिन रीअरेंजमेंट को ही समर्पित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस ए बी सी डी, जिसके लिए ए बी सी डी और ई इस बार ऑर्डर में ही दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हर प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है आजकल। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए क्या है, सच अ सिस्टम विल हेल्प आइडेंटिफाई एंड ग्रूम एग्जीक्यूटिव्स फॉर पोजीशंस ऑफ स्ट्रेटजीज। इस प्रकार का सिस्टम पहचान करेगा और ग्रूम करेगा मतलब निखारेगा एग्जीक्यूटिव्स को पोजीशंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजिस्ट के। ठीक है, अब यहां पर देखिए सच अ सिस्टम मतलब कौन से प्रकार का, किसी प्रकार का सिस्टम कहा गया है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले एक स्टेटमेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस जगह पर सच अ लिखा हुआ है। सच का मतलब कोई प्रकार, तो प्रकार पहले आपको बताना पड़ेगा। तो इस तर्क से हम इस बात पर पहुंचे कि सेंटेंस ए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो सी वाले में दिया है, देखिए यहां पर, इसलिए इसके फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस पहला ही वाक्य रीड करते ही हमने कंफर्म कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज मोर ऑफन नॉट डन फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखिए यहां कह रहा है कि इवैल्यूएशन मतलब जो अंकन करना होता है, मतलब किसी की परफॉर्मेंस किस लेवल की है उसका जो नोटिंग होती है, परफॉर्मेंस को चेक जो किया जाता है, तो चेक करना परफॉर्मेंस को मोर ऑफन, ज्यादातर जो है नहीं किया जाता। तो परफॉर्मेंस का जो इवैल्यूएशन होता है कि कैसे परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, जो चेक करना है परफॉर्मेंस को, ये ज्यादा जो है मोर ऑफन जो है ज्यादातर जो है नहीं किया जाता है रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए पास्ट परफॉर्मेंस के। किसी व्यक्ति की पहली या पुरानी परफॉर्मेंस के बेस पर या उसका जो पर्पस होता है परफॉर्मेंस को चेक करने का, वो ज्यादातर रिवॉर्ड या पनिशमेंट देना किसी की पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर, इसके बेस पर नहीं होता है। तो देखिए इवैल्यूएशन जो वर्ड कह रहा है परफॉर्मेंस का अंकन करना, तो जाहिर सी बात है किस चीज को आप चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, तो मॉनिटर करने वाली बात उस परफॉर्मेंस के होने के बाद होनी चाहिए। इसीलिए इस सेंटेंस में नाउन तो देखिए पहला सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये इनिशिएटर भी हो सकता है जो कि इस सेंटेंस में यहां पर डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ये स्टेटमेंट पहला हो, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बाद वाला स्टेटमेंट कोई इससे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ना प्रस्तुत कर रहा हो। ठीक है, सी वाला सेंटेंस कहता है दस, इस प्रकार हम देखते हैं दिस पॉइंट मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन सिस्टम। इस प्रकार हम देते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पॉइंट है,
ये हर हालत में बन जाना चाहिए जो है एक अंतरिम हिस्सा, इंटीग्रल हिंदी में अंतरिम, अंतरिम हिस्सा एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन प्रोग्राम का। एग्जीक्यूटिव के इवैल्यूएशन का जो प्रोग्राम है, सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए ये हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाना चाहिए। तो कौन से हिस्से के बारे में कह रहा है ये बात नहीं पता है। और 10 ध्यान रखिएगा, एक कंपाइलर वर्ड होता है। जैसे मैथ्स में आप कहते हैं इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कई जगह पे मैथ्स में कहा जाता है इति सिद्धम हेंस, तो हेंस का सिनोनिम ही दस होता है। तो जिस सेंटेंस में दस आएगा उसके फर्स्ट स्टेटमेंट होने की चांसेस नहीं के बराबर होंगे। इस तर्क से देखिए ये ऑप्शन तुरंत कैंसिल हो गया। इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि ये सेंटेंस पहला नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर इवन वेयर द इवैल्यूएशन सिस्टम इज फॉर वंस प्रमोशन टू अज्यूम हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट रियली includes items that are the key for playing the role of strategist effectively। ये कह रहा है कि जबकि ये सब जानते हैं, इवन वेयर जहां पर इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब मॉनिटर या चेकिंग वाला सिस्टम जो है किसी के प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है, और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भाई उसका प्रमोशन होगा तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देखनी पड़ेगी, लेकिन ये रेयरली, मुश्किल से ही ये सिस्टम, ये तरीका इंक्लूड करता है ऐसी चीजों को जो कि फैक्टर्स होते हैं प्ले करने में रोल स्ट्रेटेजिस्ट के लिए इफेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हमने आपके सामने रख दिया, और कौन कौन से पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशंस आंसर में हो सकते हैं, नहीं होते हैं, ये हमने आपको एक आइडिया दे दिया। अब आते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर डी वाला ऑप्शन या बी वाला ऑप्शन है। तो अब देखिए डी वाला दो ऑप्शन है और एक है बी वाला, तो लेट्स सी की कौन सी बात है। लगता है जैसे इवैल्यूएशन के बारे में ही बात कही जा रही है, जिसके हिसाब से अगर देखें तो शायद बी वाला ऑप्शन ही सेंटेंस को स्टार्ट करने वाला सबसे ज्यादा प्राथमिक पॉइंट बन सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब इसके बेस पर देखिए जो हमने आंसर डिसाइड किया था, अभी बताया था, वही आंसर निकला। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले बताया गया कि इवैल्यूएशन जो है परफॉर्मेंस का ज्यादातर इसलिए नहीं किया जाता कि किसी की परफॉर्मेंस या रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो है पास्ट परफॉर्मेंस में क्या था उसके आधार पे। जब हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, फिर आए डी वाले सेंटेंस में, वहां पर भी जहां इवैल्यूएशन सिस्टम किसी के प्रमोशन का होता है या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, वो मुश्किल से इंक्लूड करता है ऐसी चीजें जो की चीजें हैं, की मतलब मेन चीजें हैं, हिस्से हैं प्ले करने के लिए रोल स्ट्रेटेजिस्ट इफेक्टिवली में। उसके बाद जब डी वाला बता दिया, फिर आए सी पे और ये बताया गया। इस प्रकार देखते हैं ये पॉइंट हायर इंटीग्रल पार्ट बन जाता है एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन प्रोग्राम का। और फिर आया ए वाला, इस प्रकार का सिस्टम हेल्प करता है आइडेंटिफाई करना, प्रिपेयर करना एग्जीक्यूटिव्स को पोजीशंस ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रीअरेंजमेंट कैसे प्रॉपर एक बात को कहने से स्टार्टिंग से लेकर के एंड करने के पॉइंट तक ले जाने वाली बात को बताने वाला, लॉजिक के साथ कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी को बढ़ाने वाला एक्सरसाइज होता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन यहां पर आता है एरर डिटेक्शन। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, रीअरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है पैराजंबल वाला, वो बात हमने की जो काफी डिटेल था, और आपने देखा 3 अच्छे खासे पॉइंट थे, मैंने आपको बताया कि इसके बेस पर रीअरेंजमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है चौथा जो कि एरर डिटेक्शन पे है। लेट्स सी कि अब एरर डिटेक्शन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है, इंडिपेंडेंस डे इन आवर कंट्री ऑलवेज इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। देयर इज अ ट्राई कलर लाइट डेकोरेशन इन द एंटायर कंट्री। मोरओवर इट इज द ऑफिशियल हॉलीडे इन द एंटायर कंट्री। कह रहा है इंडिपेंडेंस डे जो हमारे देश में होता है वो ऑलवेज, हमेशा एक सेलिब्रेटेड इवेंट होता है, बहुत एंथुजियाज्म से आज़ादी का दिन बहुत जोश के साथ, जोश खरोश के साथ जो है मनाया जाता है। और 3 कलर का मतलब ट्राई कलर का, क्योंकि हमारा फ्लैग जो है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर हैं, तो ट्राई कलर की लाइट का डेकोरेशन होता है पूरे एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में। और साथ में इसके अलावा, मोर ओवर का मतलब है इसके अलावा क्या होता है कि ऑफिशियल हॉलीडे होता है पूरे देश में आजादी का दिन। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हमने आपको बता दिया। अब देखिए एरर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं। इन आवर कंट्री इंडिपेंडेंस डे एक ही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, इसकी पोजीशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि ये सही है कि नहीं। सेलिब्रेटेड इसके बाद पैसिव वॉइस में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो कि लिखा हुआ है। ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ के लिए विद सही है।
ट्राई कलर का जो है डेकोरेशन होता है एंटायर कंट्री में, और ऑफिशियल हॉलीडे होता है। इट के साथ इज सिंगुलर है। देखिए पूरा सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है, इसलिए टेंस की कोई गलती इस सेंटेंस में होने की संभावना नहीं के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। देखिए जैसा मैंने कहा था, एडवर्ब की पोजीशन की गलती होती है। ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और इसके लिए कहा गया है कि जब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज किया जाता है तो ऑलवेज की सबसे अच्छी जगह होती है कि वो मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के ठीक पहले आना चाहिए। मतलब ऑलवेज इज नहीं होगा, इज ऑलवेज होगा, इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड, क्योंकि मेन वर्ब के ठीक पहले होना चाहिए था, जबकि वहां नहीं रखा था और हेल्पिंग वर्ब के पहले रख दिया गया था। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस पूरी तरह से इस पॉइंट पे गलत है, लेकिन ज्यादातर ये माना जाता है, एक प्रेफरेंशियल आइडिया होता है कि हमेशा एडवर्ब का इस्तेमाल आप हेल्पिंग वर्ब के पहले ना करके हेल्पिंग वर्ब के बाद में करें, मेन वर्ब के ठीक पहले करें। इसीलिए ऑलवेज इज नहीं, इज ऑलवेज इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, जिस तर्क से सेंटेंस में एरर फर्स्ट वाले पार्ट में पाई गई। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है एरर डिटेक्शन का फिफ्थ क्वेश्चन। सिंस द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947 एंड subsequent creation of dominions of India and Pakistan, the two countries have been involved in a number of wars, conflicts and military standoffs. ये कह रहा है कि जब से पार्टीशन हुआ है ब्रिटिश इंडिया का 1947 में, तब से लेकर के और उसके साथ साथ जैसे जैसे सब्सिक्वेंट एक के बाद एक क्रिएशन होता गया, अलग अलग डोमिनियंस का होता गया राज्यों का, इंडिया और पाकिस्तान की बात अगर की जाए तो दो कंट्री जो हैं वो इन्वॉल्व रहे एक नंबर ऑफ वॉर्स में, लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट्स में और मिलिट्री के स्टैंड ऑफ्स में दोनों कंट्रीज जो है इन्वॉल्व रहे तब से अब तक। अब देखिए यहां पर सिंस के साथ सेंटेंस यहां पर किया गया है शुरू। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया इन यूज किया जाता है यस के लिए। ठीक है, क्रिएशन ऑफ दो अलग अलग डोमिनेंस की बात की गई, इंडिया और पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल इसके पहले नहीं होना चाहिए, जो नहीं है सही है। दो कंट्रीज जो है, अब टू कंट्रीज कहा गया है, हैव अब दो कंट्रीज बोला है तो प्लूरल है, तो हैव बीन, क्योंकि ये जो है जाहिर सी बात है, अगर वर्ब प्लूरल चाहिए हमें तो प्लूरल नाउन होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। इन अ नंबर ऑफ वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स। ठीक है, तो एक नजर में इस सेंटेंस में कोई एरर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स गो फॉर द आंसर एंड चेक इट आउट कि क्या एरर हो सकता है या नो एरर है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस जो है क्या है, यहां एरर किस पॉइंट पे निकला कि यहां पर डोमिनियंस जो है इसके पहले जो है द का इस्तेमाल किया जाएगा। डोमिनियंस का मतलब होता है अलग अलग पैरामीटर्स। ठीक है, कह रहा है जब से पार्टीशन हो रहा है इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया 1947 था उसका, और क्रिएशन हुआ है, क्रिएशन ऑफ द डोमिनियंस ऑफ इंडिया, इंडिया के डोमिनियंस। ध्यान रखिएगा, जब एक नाउन को और ऑफ लगा के अगले नाउन से जोड़ा जाता है तो पहले नाउन के पहले द की संभावना बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। इसी तर्क से यहां पर द डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान होगा, इंडिया और पाकिस्तान के डोमिनियंस में अलग अलग जो जो उनके क्षेत्र हैं उनके बीच में बात की गई है। तो नाउन ऑफ नाउन, देखिए नाउन ऑफ नाउन, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ऑफ लगा है तो इस नाउन के पहले द होना चाहिए था, जो यहां पर क्या था, मिसिंग था। ठीक है, इसलिए ये पार्ट जो था यहां पर एरर था। ठीक, इसके अलावा सेंटेंस में देखिए यहां डोमिनेंस की जगह द डोमिनेंस हो जाएगा, और स्टैंड ऑफ्स का जो मीनिंग रेफरेंस में दिया गया, अगर किसी को नहीं पता हो तो स्टैंड ऑफ्स, मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स मतलब फाइट या बैटल या आर्ग्यूमेंट जो मिलिट्री से रिलेटेड होता है, अ सिचुएशन, ठीक है, इन विच एन अग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल एंड नाइदर साइड कैन विन और गेट एन एडवांटेज। तो पाकिस्तान और इंडिया में आजादी के समय से अब तक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाई जिसमें किसी भी एक साइड का पूरी तरह से जीतना तय हुआ हो या एडवांटेज हुआ हो। ये लड़ाई में एक ऐसी सिचुएशन है, स्टैंड ऑफ है, जिसमें ना तो कोई जीत रहा है ना हार रहा है, और दोनों की तरफ की मिलिट्रीज जो है हमेशा तैयार रहती हैं सरहदों पे, और समस्या बनी की बनी रहती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आज के सेशन में जो हमने बातें समझी उसमें रीअरेंजमेंट था, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था, देखिए कितने डिटेल में बताया गया, और साथ में एरर डिटेक्शन के दो अच्छे क्वेश्चंस थे जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आई होप आज के सेशन में जो जो चीजें मैंने बताई वो डिटेल में थी और आपको समझ में आई होंगी। आपके कई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चन सामने आते हैं,
क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। ठीक है, तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।